नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज से देश भर में विकसित भारत जी राम जी एक्ट लागू। लगभग 2 दशक पुराने मनरेगा की जगह लेगा ये नया अधिनियम। 125 दिन के रोजगार की मिलेगी गारंटी। राहत भरी खबर से जुलाई की हुई शुरुआत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में 183.50 रुपए की कटौती। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट कारोबारियों को राहत। डिजिटल इंडिया मिशन के 11 साल हुए पूरे। नागरिकों का जीवन हुआ आसान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिनों के भारत दौरे पर आज पहुंचेंगी नई दिल्ली। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। और एम्बाप्पे के 2 गोल की मदद से फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में बनाई जगह। एम्बाप्पे बने नॉकआउट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी। नॉर्वे और मैक्सिको भी पहुंचे प्री क्वार्टर फाइनल्स में। चलिए इन सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास की तस्वीर बदलने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आज से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम यानी वीबीजी राम जी एक्ट को लागू कर रही है। ये एक्ट करीब 2 दशक पुरानी मनरेगा की जगह ले लेगा। अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन यानी साल भर में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ रोजगार योजना नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन को गति देने वाला ग्रामीण विकास का एक नया मॉडल है। हमारे संवाददाता अनुज यादव की ये रिपोर्ट देखिए। 1 जुलाई 2026 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होने जा रही है। इसके लागू होने के साथ ही मनरेगा कानून 2005 की जगह नया वीबीजी राम जी एक्ट 2025 प्रभावी होगा। यह योजना ग्रामीण रोजगार को विकास और आजीविका से जोड़ने की दिशा में बड़ा बदलाव है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। वर्ष 2026-27 में 95,692 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजटीय आवंटन किया है। सरकार के अनुसार इससे देश की करीब 2,80,000 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है। राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। सामान्य राज्यों में योजना की लागत केंद्र और राज्य के बीच 60-40 जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में 90-10 के अनुपात में साझा की जाएगी। इस योजना में जल संरक्षण, जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, कृषि एवं आजीविका से जुड़े कार्य, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि विकसित भारत जी राम जी योजना सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि गांवों में टिकाऊ विकास, बेहतर आजीविका और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डिजिटल इंडिया एक ऐसा अभियान जिसने तकनीक को आम आदमी तक पहुंचाया और देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की नई पहचान दी। इस मुहिम के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, एंड आई कोट, डिजिटल इंडिया और विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव है। बीते 11 वर्षों में इसने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही देशवासियों के जीवन को आसान बनाया है।
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता ने दुनिया भर का ध्यान भारत की ओर खींचा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि अब 1 अरब से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो इसका असर क्रांतिकारी हो जाता है। इंटरनेट से लेकर के ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक, डिजिटल भुगतान से लेकर के डिजिटल स्वास्थ्य और शिक्षा तक, डिजिटल इंडिया ने भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार दी है। देखिए कैसे 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने भारत की तस्वीर बदल के रख दी है। साल 2015 जब सरकारी सेवाओं के लिए लंबी कतारें, परेशान कर देने वाली कागजी प्रक्रियाएं और सीमित डिजिटल पहुंच देश के सामने बड़ी चुनौती थी। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को देश के सामने रखा डिजिटल इंडिया का विजन। इस पहल के जरिए सरकार ने तकनीक को आम आदमी के हाथों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और देखते ही देखते 1 दशक में भारत ने डिजिटल बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। एक क्लिक पर मिलने वाली सुविधाओं से लेकर दुनिया को चौंकाने वाले डिजिटल पेमेंट सिस्टम तक आज नए भारत की पहचान बन चुका है डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान ने 11 वर्षों में देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 102 करोड़ हो गई है। भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2014 में 6.1 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2025 में 99.56 करोड़ हो गए हैं। 5G सेवाएं 99.9% जिलों तक पहुंची। ऑप्टिकल फाइबर कवरेज 42 लाख रूट किलोमीटर से अधिक है। डेटा लागत 269 रुपए प्रति जीबी से घटकर 8-10 रुपए प्रति जीबी हुई। मोबाइल कनेक्टिविटी 6,35,000 गांवों तक पहुंची। डिजिटल इंडिया के तहत कई ऐसी सेवाएं शुरू हुई जिन्होंने नागरिकों के जीवन को आसान बनाया। डिजी लॉकर ने दस्तावेजों को डिजिटल रूम में सुरक्षित रखने की सुविधा दी। उमंग ऐप ने हजारों सरकारी सेवाओं को एक मंच पर ला दिया। वहीं डीबीटी के जरिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगी। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल लेन देन को अपना चुके हैं। भारत के यूपीआई पेमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यूपीआई लेन देन में 10 वर्षों में लगभग 12,000 गुना वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। जन धन खातों की संख्या 58 करोड़ से अधिक है, जबकि जून 2026 तक जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। डिजिटल इंडिया ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाया। इस संजीवनी के जरिए लोग घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं। आभा हेल्थ आईडी ने मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप दिया है। वहीं दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म से छात्रों और शिक्षकों को नई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि डिजिटल इंडिया ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। साइबर धोखाधड़ी, डेटा सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता की कमी और डिजिटल असमानता जैसी समस्याओं पर लगातार काम करने की जरूरत है। सरकार साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। डिजिटल इंडिया सिर्फ सरकारी पहल नहीं है, बल्कि नए भारत की नई पहचान बन चुकी है। पिछले 11 वर्षों में इस अभियान ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और व्यापार के तरीकों को बदल दिया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में डिजिटल इंडिया देश की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी बड़ी राहत की खबर दी। कमर्शियल सिलेंडर पर बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जुलाई को एक राहत की खबर देते हुए ये कहा है कि 1 जुलाई 2026 से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। दरअसल जो 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर होता है, अब वो सस्ता हो जाएगा।
183.50 रुपये सस्ता किया गया है। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर अब सस्ता हो गया है, 2,930 रुपये का मिलेगा। अब होटल, ढाबा और जो रेस्टोरेंट कारोबार हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। छोटे कारोबारियों की भी गैस की लागत घटेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन बहुत होता है, तो अब जो रेस्टोरेंट पर आपको दाम बढ़ने का जो दबाव था, अब आपको वहाँ पर राहत आती हुई दिखाई देगी। ये एक बड़ी खबर। कमर्शियल सिलेंडर जो लगातार महंगा हो रहा था, अब उसमें भारी कटौती की गई है दामों में। 183 रुपये से ज़्यादा की कटौती। दिल्ली में अलग अलग शहरों में अलग अलग वैट के हिसाब से ये दरें परिवर्तित हो सकती हैं और छोटे कारोबारियों की जो गैस की लागत है वो बढ़ेगी। अच्छी खबर यह भी है कि जो लोग 5 किलो की फ्री ट्रेड LPG का इस्तेमाल करते हैं उनको भी अब 13 रुपये कम देने होंगे और उनको चुकाने होंगे 808 रुपये 50 पैसे। यानी जो लोग माइग्रेट करते हैं, जिनके पास रेगुलर कनेक्शन नहीं है और वो खुले बाज़ार से जाकर के वो 5 किलो का सिलेंडर लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो अब वो सस्ता हो जाएगा 13 रुपये पहले के मुकाबले। यानी जो माइग्रेटेड लेबर हैं, जो छोटे लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको बड़ी राहत इस जरिए कि उनका सिलेंडर सस्ता किया गया। और रेस्टोरेंट जो कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के जो नीले वाले सिलेंडर थे, बड़े 19 किलो के, अब वो भी 183 रुपये सस्ते हो जाएंगे। तो अब जब भी आप रेस्टोरेंट या फिर होटल पर जाएं तो आप कह सकते हैं उनसे कि अब तो आपके गैस के दाम कम हो गए हैं, तो आपका दाम बढ़ाने का कोई वाजिब कारण आपके पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू हुए अब 2 साल पूरे हो चुके हैं और इन कानूनों के जरिए अपराधों की जांच के तौर तरीकों और अदालती कामकाज को आधुनिक बना दिया गया है। इन कानूनों में पीड़ितों को समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक दौर की छाया से बाहर निकालने के लिए लाए गए 3 नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू इन कानूनों में दोषियों को सजा के साथ साथ पीड़ितों को न्याय देने और अदालती कामकाज की रफ्तार में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नए कानून के प्रावधान लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए देश के सभी 17,798 पुलिस थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। आधुनिक स्तर की जांच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों से जांच को अनिवार्य किया गया है। मौजूदा दौर की चुनौतियों को देखते हुए नए कानूनों में आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए भी सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। बलात्कार के मामले में पीड़ित द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम से बयान दर्ज करने की अनुमति दी गई है। पीड़ित महिला का बयान जहां तक संभव हो महिला मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो। डॉक्टर द्वारा 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट देना अनिवार्य बनाया गया है। 18 साल से कम उम्र की महिला से गैंगरेप के दोषी को मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान हुआ है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया। राजद्रोह शब्द को हटाया गया। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना देश के खिलाफ अपराध घोषित किया गया। भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए उनकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह CRPC की जगह लाए गए BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जरिए भी कई अहम बदलाव हुए हैं। पीड़ित को अब किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने का अधिकार मिला है। FIR दर्ज करने, केस डायरी के रखरखाव, आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला होने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। इसके लिए ई-समन्स, ई-साक्ष्य और न्याय श्रुति जैसे मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। ऑफेंसेस को डील करने के लिए और उनको टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोजल के लिए, इन्वेस्टिगेशन टाइम से करने के लिए
इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका डिस्पोजल टाइम से करने के लिए, बेल के लिए, रिमांड के लिए तमाम जो जरूरतें थी उनको उसमें लिया गया है। और जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, कानून का भी प्रोग्रेस होना जरूरी है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा ये जो चेंज है वो चेंज है, और हम सब लॉयर्स बहुत इफेक्टिवली उसको कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। नए कानून में चार्जशीट दायर करने से लेकर मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला देने तक के लिए एक निश्चित समय अवधि तय की गई है, ताकि आम आदमी को समय पर न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज से राजधानी दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2026 की शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की पहल का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग को बढ़ावा देना। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये नीति दिल्ली की वर्षों पुरानी प्रदूषण और परिवहन संबंधी चुनौतियों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। ये नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नई ईवी पॉलिसी से आम लोगों को करीब 15,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर दी है, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाएं। दुपहिया, चार पहिया, तिपहिया, ट्रक और ग्रामीण परिवहन वाहनों को भी इस नीति में शामिल किया गया है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर अब 1 लाख रुपये और ग्रामीण सेवा वाहनों को 20,000 रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज शाम 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगी। दोनों ही नेता रणनीतिक, आर्थिक, व्यापार, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद कई समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ताकाइची राष्ट्रपति भवन में कल औपचारिक स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगी और भारत जापान व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। अब और कुछ खबरों का रुख करते हैं। असम के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जिलों में करीब 46,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ब्रह्मपुत्र और देसांग सहित प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कृषि भूमि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राज्य के 6 जिलों धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और विश्वनाथ में 221 गाँव प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा असर देखा गया है धेमाजी में, जहां बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की चपेट में आए। राहत शिविरों में सैकड़ों लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि राहत सामग्रियां वितरण केंद्रों के जरिए सहायता पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। राज्य में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। दरअसल असम में ऐसी स्थिति अरुणाचल प्रदेश की वजह से हो रही है और अरुणाचल में भी बाढ़ की वजह से हालात काफ़ी गंभीर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कल से अरुणाचल के दौरे पर हैं। इससे पहले वो आसाम में थे। अरुणाचल में उन्होंने भारी बारिश की वजह से जो संकट पैदा हुआ है उसके हालात का जायज़ा लिया और प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुनी। कल मुख्यमंत्री के साथ शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू 2 केंद्रीय मंत्री अरुणाचल में थे और उन्होंने प्रभावित लोगों से कहा कि हालात गंभीर हैं, संकट बड़ा है, चुनौती भी मामूली नहीं है।
मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। अब यहाँ के हालात के बारे में ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके और कैसे अधिकतम मदद की जाए, सहयोग किया जाए अपने भाई बहनों का, अरुणाचल प्रदेश का, वो प्रयास किया जाएगा। प्रदेश सरकार भी सक्षमता से खांडू जी के नेतृत्व में यहाँ संकट है, लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं को रिस्टोर करना है, उसमें भारत सरकार क्या क्या सहयोग कर सकती है वो देखेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मानसून एक बार फिर से तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मंडी, कुल्लू मनाली, हमीरपुर और शिमला में बारिश की वजह से कुछ जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें आई हैं। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि ब्यास नदी अपने सामान्य स्तर पर बह रही है और किसी भी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति या फिर पानी बढ़ने की सूचना नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी, नालों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील जारी की है। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप में आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है। एजटेका स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मैक्सिको की ओर से क्विनोन्स ने 22वें और जिमेनेज ने 31वें मिनट में गोल किया। मैक्सिको ने पहले हाफ तक 2-0 की बढ़त बना ली थी। ये पहला मौका रहा जब मैक्सिको ने विश्व कप के किसी मैच में हाफ टाइम तक 2-0 की बढ़त हासिल की। मैक्सिको ने अब राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां उसका सामना इंग्लैंड और कांगो की मैच के विजेता के साथ होना है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालांड के आखिरी मिनटों में किए गए निर्णायक गोल की बदौलत नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। डैलस में खेले गए मुकाबले में नॉर्वे ने 39वें मिनट में एंटोनियो नूसा के शानदार गोल से बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में आइवरी कोस्ट के स्थानापन्न खिलाड़ी अमाद डियालो ने 74वें मिनट में बेहतरीन गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन 86वें मिनट में पैट्रिक बर्ग ने एक शानदार पास दिया और हालांड ने नज़दीक से गोल दाग करके नॉर्वे को यादगार जीत दिला दी। हालांड का ये नॉर्वे के लिए लगातार 13वां प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का गोल था। इस जीत के साथ ही नॉर्वे ने इतिहास रचते हुए विश्व कप नॉकआउट चरण में पहली बार जीत दर्ज की है और अंतिम 16 में प्रवेश किया है। अब यहाँ उसका मुकाबला 5 बार की चैंपियन ब्राज़ील से होगा। स्पष्ट है कि ये मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होने जा रहा। उधर एम्बाप्पे के 2 शानदार गोल की बदौलत फ्रांस ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल्स में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया, अंतिम 16 में जगह बनाई। स्टार स्ट्राइकर एम्बाप्पे ने मुकाबले में 2 गोल दागे और विश्व कप नॉकआउट मुकाबले में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एम्बाप्पे के नाम अब नॉकआउट चरण में 10 गोल हो चुके हैं। इसी के साथ ही वो गोल्डन बूट की दौड़ में भी 6 गोल के साथ लियोनेल मेसी की बराबरी पर पहुंच गए हैं। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में एम्बाप्पे ने उस्मान डेम्बेले के शानदार पास पर गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में ब्रैडली बारकोला ने फ्रांस की बढ़त को दोगुना कर दिया, जबकि 74वें मिनट में एम्बाप्पे ने एक बार फिर से अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल किया और जीत पर मुहर लगा दी। स्वीडन ने कुछ मौके जरूर बनाए, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर माइक मेनिया और मजबूत डिफेंस के सामने वो बेअसर ही साबित हुए। अब फ्रांस का सामना अंतिम 16 में पराग्वे के साथ होगा। पराग्वे ने पिछले दौर में जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बड़ा उलटफेर। ऐसे में फ्रांस की नजरें अब क्वार्टर फाइनल्स का टिकट हासिल करने पर टिकी होंगी। और आज से भारत इंग्लैंड T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। 5 मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच हुई T20 सीरीज में शर्मनाक हार के बाद अब कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए शुरुआत अच्छी नहीं है और वे भी अंग्रेजों को हराकर खुद को साबित करना चाहेंगे। सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम के लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के संभावित पदार्पण और टीम के बल्लेबाजी को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में मिली 0-2 की हार के बाद
भारतीय टीम पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। ऐसे में टीम प्रबंधन संयोजन में बदलाव कर सकता है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है। आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन और ईशान किशन का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।